सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक बैग के बारे में। ये कहानी है एक जासूस की, जिसकी पत्नी भी एक जासूस है, मगर एक दिन उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी डिपार्टमेंट को धोखा दे रही है। तब वो सच्चाई पता लगाने के लिए उसके पीछे जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक जासूस को देखते हैं जिसका नाम है जॉर्ज। थोड़ी देर के बाद वो पहुंचता है एक बार में, जहाँ पर बहुत ही तेज गाना बज रहा है। उसे अपने बॉस से मिलना है। जैसे ही उसका बॉस उसे देखता है, वो चला आता है बाहर। अब एक सन्नाटे जगह पे ये दोनों बात कर रहे हैं। जॉर्ज का बॉस कहता है कि तुम्हारा शक सही था, हमारे डिपार्टमेंट में कोई ना कोई गद्दार है। इतना कहने के बाद वो उसे एक लिस्ट देता है जिसपे 5 लोगों का नाम लिखा है और 5 में से एक नाम जॉर्ज की पत्नी का भी है, जिसका नाम है कैथरीन। उसका बॉस कहता है कि तुम्हारी पत्नी एक बहुत ही बेहतरीन एजेंट है, उसने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। हाल ही में एक डिवाइस चोरी हुई है यूके से और वो किसी भी छोटे एजेंट का काम नहीं हो सकता, इसीलिए तुम्हारी पत्नी का नाम टॉप पे है। अगर वो डिवाइस गलत हाथों में लग गई तो बहुत सारे मासूम लोगों की जान जा सकती है। इन बातों को सुनने के बाद जॉर्ज कहता है कि उसे 1 सप्ताह का वक्त चाहिए। 1 सप्ताह में वो सारी चीजों को पता लगा के सामने लाएगा कि आखिर कौन है वो गद्दार। तब तक वो अपने बॉस को कहता है कि इस बात को कहीं और रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वरना वो सारे लोग चौकन्ने हो जाएंगे। अब ये दोनों जाने लगते हैं, मगर इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि किसी ने इनकी बातों को सुन लिया है। जॉर्ज अपनी प्लानिंग में लगा है। हम उसे खाना बनाते हुए देखते हैं। खाना बनाने के बाद वो ऊपर जाता है कैथरीन के पास। तब हमें पता लगता है कि कैथरीन को भी ये बात पता है कि उनके डिपार्टमेंट में एक गद्दार है। यहाँ पर हमें इनके डिपार्टमेंट का भी नाम पता लगता है, जो है NCSC। जॉर्ज बताता है कि उसने और 4 लोगों को बुलाया है और वो सारे के सारे लोग डिनर पे आने वाले हैं और डिनर के दौरान सबसे बातें होगी। कैथरीन कहती है कि क्या तुम हम सब पे लाई डिटेक्टर टेस्ट करने वाले हो? जॉर्ज कहता है कि नहीं, मैंने कुछ उससे भी बड़ा सोचा है। जो खाना मैंने बनाया है उसमें मैंने एक दवाई मिलाई है, इसीलिए तुम्हें उस खाने को खाने की जरूरत नहीं है। कैथरीन इन बातों को सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। तभी दूसरी तरफ हम उन बाकी 4 लोगों को देखते हैं जिन्हें डिनर पे बुलाया गया है। यहीं पर एक लड़की है जिसका नाम है जो कहती है कि हमें इतने शॉर्ट नोटिस पे क्यों बुलाया गया है और अगर हम डिनर पे जा रहे हैं तो सिर्फ 4 लोग ही क्यों जा रहे हैं। इन बातों को सुनते ही जेम्स कहता है कि हम सारे दोस्त हैं और दोस्तों को ऐसे ही बुलाया जाता है, इसमें कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इन 2 लोगों के अलावा यहाँ पर जो 2 लोग हैं वो पति पत्नी है। इनका नाम है क्लैरिसा और फ्रेडी। अब ये चारों लोग चले आते हैं घर पे और डिनर की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले कैथरीन बात करती है और कहती है कि 2012 में मैंने डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी मदद की थी जब इराक से वॉर छिड़ा हुआ था। उस टाइम मैंने एक कोड लिख के दिया था, जिस कोड ने सारी चीजों को बदल के रख दिया और मैंने उनके सिस्टम को बंद किया। इस बात को सुनने के बाद करीसा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि अभी वो साइबर सिक्योरिटी में है डिपार्टमेंट के। वो कहती है कि वो कोड तुमने लिखा था? मैंने बहुत बार उस कोड को पढ़ा है और मुझे आज तक पता नहीं लगा कि उस कोड को किसने लिखा था। तुम्हारा काम वाकई में काबिले तारीफ है। उसके बाद फ्रेडी बात करता है और कहता है कि मेरे पिता को औरतों का बहुत शौक था, वो हमेशा ही औरतों से घिरे रहते थे। तब उसके पीछे जासूसी करने का काम मिला जॉर्ज को और ये बात मुझे पता लग गई। जॉर्ज ने अपना काम बहुत अच्छे से किया और सारी की सारी तस्वीरों और वीडियोज को इकट्ठा किया, लेकिन उसके बाद उसने गलती की। जहाँ मेरे पूरे परिवार की गैदरिंग हुई थी वहाँ पर उन वीडियोज को प्ले कर दिया। तब मेरे माता पिता अलग हो गए और पूरे परिवार में मेरे पिता की बदनामी हुई। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। इन बातों को सुनने के बाद जॉर्ज को समझ में आ जाता है कि दवाई का असर हो रहा है, यानी वो गेम को इंटरेस्टिंग बनाए। तभी ये लोग सच्चाई बताएंगे। वो सबको कहता है कि न्यू ईयर जल्दी ही आने वाला है, क्यों ना हम लोग अपने अपने रेजोल्यूशन के बारे में बात करें। लेकिन इसमें एक कैच है, जो भी बंदा आपके राइट में बैठा है आपको उसके रेजोल्यूशन के बारे में बात करना है। सबसे पहले जोई शुरू करती है। वो जेम्स के लिए कहती है कि जेम्स को किसी भी कीमत पे प्रमोशन चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि अगले साल वो किसी भी चीज के लिए इतना चेज ना करे और इस चीज को थोड़े समय के लिए भूल जाए कि उसे सबसे बड़ा ओहदा चाहिए। फिर बारी आती है करीसा की। करीसा कहने लगती है कि उसे शक है कि उसका पति उस पर चीट कर रहा है, तो वो चाहती है कि फ्रेडी उस औरत से दूर रहे और जल्दी ही सच्चाई बताए सबको कि उसने चीट किया है। तब फ्रेडी भड़क जाता है और कहता है कि तुम हर वक्त शक करती रहती हो और ये बात आई है तुम्हारे माता पिता के द्वारा। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली में कितनी ज्यादा समस्याएं हैं, इसीलिए तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो, एक ऐसे आदमी पे जो तुमसे प्यार करता है। इन बातों को सुनते ही जॉर्ज कहता है कि तुम शायद उससे प्यार करते हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा अफेयर है, इसमें पूरी सच्चाई है। वो उस होटल के बारे में भी जिक्र करता है जहाँ पर वो हमेशा अपनी रखेल को लेके जाता है और वो काम के दौरान भी उससे बातें करते रहता है। इन सारी बातों को सुनने के बाद अब करीसा अपना आपा खो देती है और डिनर नाइफ घुसा देती है फ्रेडी के हाथ में। इस चीज को देखने के बाद यहीं पर डिनर को रोकना पड़ता है। सब लोग लेकर के जाते हैं फ्रेडी को अस्पताल। सबके जाने के बाद जब ये लोग बचे हुए खाने को पैक कर रहे होते हैं, तब कैथरीन जॉर्ज को कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा ही दवाई मिला दी थी खाने में, सब कुछ ज्यादा ही सच्चाई बता रहे थे। इतना कहने के बाद कैथरीन जैसे ही यहाँ से जाती है, जॉर्ज को डस्टबिन में एक टिकट नजर आता है। ये एक मूवी टिकट है। इस पे उस दिन का डेट और टाइम लिखा है जिस दिन कैथरीन ने कहा था कि वो बाहर काम पे जा रही है।
मगर शायद वो मूवी देखने गई थी। यहाँ से अब और भी ज्यादा शक होने लगता है जॉर्ज को। अगले दिन वो बात करता है कैथरीन से कि वो उस दिन कहाँ पे थी। तब वो कहती है कि वो गई हुई थी अपने काम पे। जब वो मूवी का जिक्र करता है तो वो कहती है कि उसने इस मूवी के बारे में सुना भी नहीं है। इसी बीच जॉर्ज बड़े ही चालाकी के साथ अपने आईडी कार्ड को डाल देता है उसके पर्स में। फिर वो पहुंचता है डिपार्टमेंट। वहां जाके कहता है कि वो अपना आईडी कार्ड भूल चुका है, उसे एक टेम्परेरी आईडी कार्ड चाहिए। उसके बाद वो आता है ऊपर आते ही उसकी मुलाकात होती है फ्रेडी से। फ्रेडी कहता है कि तुम्हें शायद पता लगा होगा कि रात हमारे बॉस की मौत हो गई, और उसकी मौत कैसे हुई या किसी को पता नहीं। वो बस ड्रिंक कर रहा था और अचानक जमीन पर तड़पने लगा। उसने तुम्हें कुछ बताया था किसी केस के बारे में? लेकिन जॉर्ज उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता क्योंकि उस केस का वो भी एक सस्पेक्ट है। जॉर्ज अब सीधा जा रहा है कैथरीन के पास अपने कार्ड को लेने के लिए, मगर कैथरीन मीटिंग में होती है तो बाहर आकर के वो आईडी कार्ड दे के चली जाती है। तब जॉर्ज सीधा जाता है उसके ऑफिस में। वो ग्लव्स पहनता है और कैथरीन के कंप्यूटर को चेक करता है ताकि उसके शेड्यूल को देख पाए। जिस दिन कैथरीन ने बोला था कि वो बाहर गई थी, उस दिन सच में उसका ट्रिप था जूरिक का, और जूरिक का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर है जिसे जॉर्ज नोट करके निकल जाता है। दूसरी तरफ कैथरीन की मीटिंग जैसे ही खत्म होती है वो सीधा पहुंचती है जोई के पास। जोई डिपार्टमेंट की डॉक्टर है जिसके पास सबको आना ही पड़ता है महीने में एक बार काउंसलिंग के लिए, ताकि वो उनके मेंटल हेल्थ के बारे में जान सके। जोई कैथरीन से पूछती है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या उसे कोई स्ट्रेस है, वो ठीक से सो पा रही है। कैथरीन कहती है कि नहीं, अब मुझे नींद नहीं आ रही, उसके लिए मैं एक दवाई लेती हूँ। वो दवाई के डोजेस के बारे में पूछती है। सब कुछ पूछने के बाद वो कहती है कि तुम्हारी डोज बहुत कम है, इसे रिपोर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे सच बता रही हो तो। कैथरीन कहती है कि हाँ ये सच है। तब जोई उसे जाने देती है। दूसरी तरफ अब जॉर्ज पहुंचता है जंगल के बीचों बीच। वो अपनी गाड़ी रोकता है और एक छोटी सी बोट लेकर के चला जाता है नदी में। उसे मछलियां पकड़ने का शौक है। जब भी उसे किसी चीज के बारे में सोचना होता है तो वो यहीं पर आता है। मछलियां पकड़ते हुए वो सोचने लगता है सारे के सारे लोगों के बारे में, जितने भी लोगों पर उसे शक है, और आखिर उस रात किसने क्या कहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है गाड़ी पे। वो समझ जाता है कि ये जेम्स है। तुरंत वो वापस आता है। तब जेम्स बताता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमारे पास एक टिप आई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट हमेशा ही अपने सारे लोगों के अकाउंट को ट्रैक करते रहते हैं, और जितनी भी हमारी फेक आइडेंटिटीज बनी है उनका भी, कि कहीं कोई इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। उन्हें हाल ही में पता लगा है कि मार्गरेट नाम की एक लड़की का अकाउंट खोला गया है, जो अकाउंट 20 साल पहले FBI ने ट्रैक किया था। उस अकाउंट से हाल ही में 7 मिलियन पाउंड्स का ट्रांजैक्शन हुआ है और उन पैसों को भेजा गया है जूरिक। अब इस बात का पता लगाना है कि आखिर वो कौन है जिसने इस अकाउंट का इस्तेमाल करके 7 मिलियन पाउंड्स का ट्रांसफर किया है। इस बात को सुनते ही अब जॉर्ज के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि हाल ही में उसकी पत्नी ही जूरिक गई थी। उसे अब शक होने लगा है कहीं न कहीं कैथरीन पे। वो शाम में कैथरीन को वही मूवी दिखाने लेकर के जाता है जिस मूवी की टिकट उसे मिली थी डस्टबिन में। पूरे समय वो देख रहा होता है कैथरीन को कि वो कैसे फिल्म को देख रही है, लेकिन कैथरीन को देखने के बाद उसे एहसास हो जाता है कि वो इस फिल्म को पहली बार देख रही है। अगर वो दूसरी बार देखती तो उसका रिएक्शन कुछ और होता। घर आते ही जॉर्ज पहुंचता है अब करीसा के पास। वो उसे देख करके चौंक जाती है। तब वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इतना बड़ा झगड़ा होने के बाद भी करीसा और फ्रेडी दोनों अभी भी एक साथ है। वो उसे कहती है कि क्या मदद चाहिए। जॉर्ज कहता है कि मुझे पता है कि सर्विलेंस डिपार्टमेंट में तुम ही हो, सारे कैमरे को तुम ही हैंडल करती हो। तुम्हें एक कैमरे को थोड़ी देर के लिए एक जगह से दूसरी जगह करना है ताकि किसी को भी पता ना लगे कि मैं कहाँ पे हूँ। करीसा कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है। जॉर्ज कहता है कि है, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। तब करीसा मान जाती है। अगली सुबह सुबह वो जैसे ही कैमरे का डायरेक्शन बदलती है, जॉर्ज चला आता है उसके कमरे में और वो उसे वही जूरी का कोऑर्डिनेट देता है। कहता है कि मुझे दिखाओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। करीसा कहती है कि तुम्हारे पास बस 3 मिनट 25 सेकंड का वक्त है। वो लोग अब कैमरे को जूम करते हैं। उन्हें एक डेस्क नजर आता है जहाँ पर आकर के बैठती है अब कैथरीन। कैथरीन को देखने के बाद करीसा खुश हो जाती है। उसे लग रहा है कि कैथरीन का भी कहीं अफेयर चल रहा है। तभी एक आदमी आकर के बैठता है उसके बगल में। जब ये लोग फेशियल रिकॉग्निशन को चालू करते हैं, इन्हें पता लगता है इस आदमी का नाम है आंद्रे और ये एक रशियन है। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तब जॉर्ज कहता है कि यही का इस्तेमाल करो और इनका लिप रीड करो कि आखिर ये क्या बात कर रहे हैं। तब इन्हें पता लगता है कि ये लोग किसी मनी ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। करीसा जितना ज्यादा हो सके डेटा को सेव करती है, मगर अंत में इनका सिस्टम लॉक हो जाता है क्योंकि 3 मिनट के बाद सारे लोगों के स्क्रीन पर ये चीजें आ जाएगी और अब एक इमेज अटकी हुई है। करीसा पैनिक करने लगती है। तब जॉर्ज उसे समझाता है कि सारे सिस्टम को लॉग आउट कर दो। फ्रेडी ने भी अपने सिस्टम पे कुछ इमेजेस को देखा है। वो तुरंत जॉर्ज को बुलाता है। तभी इन्हें पता लगता है कि इनके बॉस ने एक मीटिंग बुलाई है। इनके बॉस का नाम है आर्थर। आर्थर सबको स्क्रीन पर एक रशियन आदमी को दिखाता है जिसका नाम है वादीम। वो बताता है कि वादीम कुछ बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहा है और उसका इस काम में मदद कर रहा है आंद्रे नाम का आदमी। आंद्रे वही आदमी है जिसके साथ कैथरीन को देखा था जॉर्ज ने। आर्थर कहता है कि आज सबसे बड़ी गलती हुई है। हमारे सैटेलाइट ने वादीम पे नजर रखा हुआ था, लेकिन आज हमारा सिस्टम ऑफलाइन हुआ था 3 मिनट 25 सेकंड के लिए और इतनी ही देर में वादीम गायब हो गया। यानी हमारे डिपार्टमेंट से कोई उसकी मदद कर रहा है। इस बात को सुनते ही जॉर्ज को एहसास होता है कि आज उसने जो किया है अनइंटेंशनली उसने वादीम की मदद कर दी। अब आर्थर सारे लोगों को भेज देता है और यहाँ पर जॉर्ज और फ्रेडी
फ्रेडी को रोक लेता है। फिर वो कहता है कि अगर वादिम मॉस्को पहुंच गया तब वो क्या करेगा किसी को पता नहीं। हमने एक वायरस बनाया था जिसका नाम है सिविर। उस वायरस का इस्तेमाल अगर कोई करता है तो वो किसी भी न्यूक्लियर हथियार को तबाह कर सकता है, पर अगर वो गलत हाथों में चला गया तो वो लोग उसका उल्टा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट से इसी वायरस को गायब किया गया है, तो जितनी जल्दी हो सके तुम लोगों को ढूंढना है कि वो वायरस कहाँ पे है और किसने ये काम किया है। अब जब जॉर्ज बाहर आता है तब वो डरने लगता है। उसे पता है कि उसने जो कुछ भी किया है क्लैरिसा के साथ मिल करके किया है, और क्लैरिसा कभी भी बता सकती है फ्रेडी को ये बातें। और ऐसा ही होता है। जैसे ही कैथरीन वापस आती है, फ्रेडी जाकर के उससे बात करता है और कहता है कि जॉर्ज के लिए चीजें खराब होने वाली है। अगर वादिम मॉस्को पहुंच गया तो डिपार्टमेंट सबसे पहले जॉर्ज को पकड़ेगा और जॉर्ज लंबे समय के लिए जेल भी जा सकता है, और वो इस बात को कभी भी प्रूफ नहीं कर पाएगा कि वो तुम्हें देख रहा था और आखिर वो तुम्हें क्यों देख रहा था। यहाँ पर अब कैथरीन को ये बात पता लग जाती है कि कहीं ना कहीं जॉर्ज को उसके ऊपर शक हो गया है। रात में जब वो उसके पास सोने आती है तो देखती है कि जॉर्ज बहुत ही ज्यादा निराश है। तब पहली बार ये दोनों बात करते हैं। जॉर्ज कहता है कि मुझे अब एहसास हो रहा है कि कोई मुझे सेटअप कर रहा था। उन्हें ये बात पता थी कि मैं क्या करूंगा और मैं 3 मिनट के लिए सिस्टम को ऑफलाइन कर सकता हूँ और उसी समय वादिम को भागना है। कैथरीन कहती है कि ये सब कुछ सेटअप था, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। अगर आगे कार्यवाही होती है तब सबको लगेगा कि तुम गद्दार हो, और अगर उन लोगों ने मेरी इमेजेस को देखा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मगर हम दोनों चुप नहीं बैठ सकते, अब इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जॉर्ज अपनी प्लानिंग को शुरू कर देता है। अगले दिन वो जैसे ही फिशिंग के लिए जाता है, जेम्स को बुलाता है साथ चलने के लिए। बीच नदी में वो जेम्स से कहता है कि जो भी गद्दार हैं, मैं उनके ऊपर लाई डिटेक्टर टेस्ट करने वाला हूँ। जेम्स उससे कहता है कि तुम्हारा शक किसके ऊपर है। इन बातों को सुनते ही जॉर्ज शांत हो जाता है। जेम्स कहता है कि मैंने अपनी भी इन्वेस्टिगेशन की है। मुझे पता लगा कि मार्गरेट नाम का इस्तेमाल कैथरीन ने किया था। उसके बाद डिपार्टमेंट ने उस नाम को बदल दिया, मगर फिर भी उस नाम को वो इस्तेमाल करते आई है। अब जॉर्ज को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैथरीन भी काम पे लगी है। वो सबसे पहले आंद्रे को ट्रेस करती है, उसके बाद जाकर के मिलती है CIA के एक एजेंट से और उसे बताती है कि जब वो आंद्रे से मिली थी तब उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था उसके कपड़ों पे। वो सारे कोऑर्डिनेट्स उन्हें दे देती है और CIA को ये बात भी बताती है कि वादिम उनके लिए खतरा है। वादिम के भी कोऑर्डिनेट्स अब इनके पास है। CIA वक्त नहीं गवाता और उन दोनों को खत्म कर देता है। यह कैथरीन ने इसलिए किया है ताकि इस केस का टंटा खत्म हो जाए और अब किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो कि वो आंद्रे से मिली थी। यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा आर्थर के पास जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने फंसाने की कोशिश की है मुझे और मेरे पति को। बिना तुम्हारी मर्जी के डिपार्टमेंट में कुछ नहीं हो सकता। तुमने वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स इधर से उधर किए हैं और तुम मिले हुए हो वादिम से। आर्थर कहता है कि अब तुम इस चीज को कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे कि मैंने तुम दोनों को फंसाने की कोशिश की। कैथरीन कहती है कि मैं इस बात को प्रूफ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे प्लान को खराब जरूर कर सकती हूँ। अगर हो सके तो CIA के ड्रोन्स को ट्रेस करने की कोशिश करना। तभी हम CIA के ड्रोन्स को देखते हैं जो वादिम और आंद्रे दोनों को एक साथ मार देते हैं। यानी अब आर्थर की प्लानिंग खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ अब जॉर्ज अपने काम पे लगा हुआ है। वो एक एक करके सबका लाई डिटेक्टर टेस्ट ले रहा है। वो सबके ग्राफ को देखता है कि सबके इमोशनल ग्राफ ऊपर नीचे जा रहे हैं, मगर जैसे ही वो क्लैरिसा के पास आता है वो देखता है कि इसकी इमोशनल स्टेबिलिटी अलग ही लेवल पे है, जिसमें बिल्कुल भी कोई जंप नहीं है। वो समझ जाता है कि क्लैरिसा ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं कि अपने इमोशन पे कैसे काबू पाना है जब लाई डिटेक्टर टेस्ट चल रहा हो। तो वो किसी को भी यहाँ पे पकड़ नहीं पाता, मगर उसे पता है कि अगर आर्थर वो गद्दार है तो डिपार्टमेंट से कोई ना कोई उसका साथ दे रहा था और उसे इन्हें किसी भी कीमत पे पकड़ना है। वो फिर से सबको बुलाता है डिनर टेबल पे। जब सारे लोग आते हैं तब कैथरीन बंदूक निकाल करके सामने रखती है और कहती है कि आज यहाँ से कोई एक जिंदा नहीं जाने वाला है। जॉर्ज जितने भी सवाल पूछे उसका सीधा सीधा जवाब देना है। तभी जोई की नजर पड़ती है नीचे रग पे। वो देखती है कि रग बदल दिया गया है, यानी कि ये लोग सीरियस है। रग को इन लोगों ने इसीलिए बदला है ताकि अगर नीचे खून गिरे तो किसी को कुछ पता ना लगे। अब जॉर्ज सवाल पूछना शुरू करता है। सबसे पहले वो फ्रेडी से सवाल पूछता है कि तुम्हारा और जोई का अफेयर कब से चल रहा है। इस बात को सुनते ही क्लैरिसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि फ्रेडी का अफेयर जोई के साथ ही चल रहा है। फ्रेडी कहता है कि 7-8 सप्ताह से, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने झूठ बोला तो कुछ भी हो सकता है। फिर वो क्लैरिसा से एक के बाद एक सवाल पूछता है। क्लैरिसा भी सही जवाब देती है। अब बारी आती है जोई और जेम्स की। सबसे पहले वो जेम्स से सवाल पूछता है कि तुमने मूवी की टिकट क्यों फेंका था डस्टबिन में ताकि मैं अपनी पत्नी पर शक करूं। जेम्स कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। तब जॉर्ज उसकी पूरी प्लानिंग बताता है कि जेम्स हमेशा से मिला हुआ था आर्थर के साथ। जेम्स ही वो बंदा है जो वायरस को चुरा रहा था और उसने जानबूझ के कैथरीन को ट्रिक किया ताकि कैथरीन ज़ूरिक जाए और जाकर के आंद्रे से मिले, और उसने मुझे भी फ्रेम किया ताकि मैं कैथरीन पे शक करूं और उसी टाइम में मैं सिस्टम को हैक करके ऑफलाइन कर दूं ताकि वादिम को भागने का समय मिल जाए और उसके बाद पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मुझ पे शक करे, क्योंकि जब वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब उन्हें पता लग जाएगा कि मैंने सिस्टम को ऑफलाइन किया था। और ये थी जेम्स की मास्टर प्लानिंग कि वो मुझे भी फंसाए और कैथरीन को भी फंसाए। इन बातों को सुनने के बाद अब जेम्स गुस्सा हो जाता है। वो उठ के खड़ा होता है और बंदूक तान देता है इन दोनों पे और उनसे कहता है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने किया है। तब उसे पता लगता है कि जॉर्ज उसके साथ खेल रहा था। इन सारी चीजों को जॉर्ज ने बस गेस किया
किया था। उसके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था कि वो इस बात को प्रूव कर सके, मगर अब जेम्स ने सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है और उसे ये बात भी पता नहीं है कि इन लोगों ने यहाँ पर एक कैमरा लगा करके रखा है, यानी अब उनके पास पुख्ता सबूत है। जेम्स घबराता है और गोली चला देता है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी गोलियां भी नकली हैं। इन लोगों ने पहले ही उसे बदल दिया है। अब कैथरीन सीधा भेजे में गोली मारती है जेम्स के। जेम्स की लाश यहीं पर पड़ी है। ये लोग उसकी लाश को ले जा करके नदी में फेंक देते हैं। सारे के सारे लोग शौक में हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि इन लोगों ने सही किया है। अगर ये लोग जेम्स को नहीं मारते तब डिपार्टमेंट का आर्थर भी बिका हुआ है। वो लोग कभी न कभी इन्हें फ्रेम कर देते, मगर अब इनके पास एक पुख्ता सबूत है जिससे ये दोनों अपने आप को बचा पाएंगे। आर्थर को भी पता है कि वो गलत है, इसलिए वो केस को आगे नहीं बढ़ाता और जेम्स को भी ढूंढने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है कि अगर ये केस रीओपन हुआ तब बात उसके तक भी आ सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉर्ज और कैथरीन दोनों पहले की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। उन लोगों ने सबसे बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। अब उनकी जिंदगी नॉर्मल हो चुकी है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।